गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। और हम लोगों ने पिछले वाले दो लेक्चर से एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है। और सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को दो लेक्चर में कवर कर लिया। अगर आपने अभी तक उन सारे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके या फिर आप फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जा करके आप पिछले वाले सारे वीडियोस को चेक कर सकते हो। तो हमने डिस्कशन किया था फ्लूइड की मैकेनिक्स के बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जहाँ पर हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के डेफिनेशन, हमने डिस्कशन किया उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, यानी कि डेंसिटी, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन सारी चीज़ों को कवर किया। इसके साथ हमने ये समझा कि विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी के लिए जो इक्वेशन है उसे भी हमने निकाला। हमने देखा काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, और उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया था। तो आज के क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले एक हम लोग ब्लैंक स्लाइड में जाकर के समझते हैं कि जब हमने कहा था कि हम फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, तो फ्लूइड को उसके स्टेट के अकॉर्डिंग, यानी कि फ्लूइड का स्टेट कहने का मतलब ये है कि फ्लूइड किस स्टेट में अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग फ्लूइड को दो अलग अलग टाइप का बताया गया था। कौन कौन सा? पहला, या तो फ्लूइड लिक्विड स्टेट में है, या तो फ्लूइड गैसियस स्टेट में। ये क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग है? फ्लूइड के स्टेट के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर हम लोग फ्लूइड को उसके विस्कस बिहेवियर, यानी कि उसके शेयर स्ट्रेस के झेलने की क्षमता, उसके अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफाई करें, तो ओवरऑल हम लोग ये बोल सकते हैं ओवरऑल में कि हमारी जो भी फ्लूइड होती है, जो भी हमारी फ्लूइड होती है, वो दो तरह की हो सकती है। सिर्फ दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी? हमारी फ्लूइड या तो रियल फ्लूइड होगी, हमारी फ्लूइड या तो रियल फ्लूइड होगी, और या तो फिर हमारी फ्लूइड क्या होगी? हमारी फ्लूइड जो होगी वो आइडियल फ्लूइड होगी। तो रियल फ्लूइड का मतलब क्या है, आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या है? तो आइडियल रियल फ्लूइड वैसी कोई भी फ्लूइड जिसके अंदर हमें शेयर स्ट्रेस देखने के लिए मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि हमें विस्कोसिटी देखने के लिए मिलेगी। कहने का मतलब फ्लूइड कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल नहीं होगा, कंप्रेसिबल होगा। तो वो सारी फ्लूइड किस में काउंट होगी? रियल फ्लूइड में काउंट होगी। जबकि दूसरा वो टाइप का फ्लूइड, जो फ्लूइड हमारा नॉन विस्कस होगा, यानी कि उसमें विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? वो भी इनकंप्रेसिबल होगा। कहने का मतलब कंप्रेसिबिलिटी जीरो होगी। तो उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। हमने ये भी कहा था कि हमारी जो आइडियल फ्लूइड है वो एक तरह की इमेजिनरी फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड हमारी एक तरह की इमेजिनरी फ्लूइड है, मतलब इस तरह की फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करती। बल्कि इस आइडियल के अलावा जो हमने रियल के बारे में पढ़ा था, सारी की सारी फ्लूइड, रियल फ्लूइड जो हम देखते हैं हमारे डेली लाइफ में, इमेजिनरी के अलावा बाकी सब किस में काउंट होगी? रियल फ्लूइड में काउंट होगी। इस रियल फ्लूइड को जब हम वापस से क्लासीफाई करते हैं, तो हमें दो तरह की फ्लूइड देखने के लिए मिलती है। दो तरह की। ये फ्लूइड कौन कौन सी है? ये फ्लूइड या तो न्यूटोनियन फ्लूइड है, ये तो न्यूटोनियन फ्लूइड है, या तो फिर हमारी फ्लूइड क्या होगी? या तो हमारी बाकी सारी फ्लूइड क्या होगी? नॉन न्यूटोनियन होगी। तो फ्लूइड वापस से इसे हमने जब क्लासिफाई किया, तो फ्लूइड हमारी दो टाइप की हो गई, एक न्यूटोनियन फ्लूइड और दूसरा मेरा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड मतलब वो जो न्यूटन के सर इजैक न्यूटन ने जो इक्वेशन दिया उस इक्वेशन को वेरीफाई करे। और इसके अलावा बाकी सारे फ्लूइड जो कि इस इक्वेशन को वेरीफाई ना करे, उसे हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। और इसी चीज को हम किससे समझने वाले हैं? सर इजैक न्यूटन के जो जनरल इक्वेशन है उसके फॉर्मेट से हम समझने वाले हैं। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में बाकी सारी तरह की फ्लूइड आ जाती है, जो कि अभी आप हो सकता है बाई नेम वाइज सारे फ्लूइड को देखेंगे, जिसमें कि आपकी बिंघम प्लास्टिक आ जाती है। बिंघम प्लास्टिक। इसमें आपकी और कौन सी फ्लूइड आ जाती है? इसमें आपकी रियोपेक्टिक फ्लूइड आ जाती है। रियोपेक्टिक फ्लूइड। इसमें और आपकी कौन सी फ्लूइड आ जाती है? इसमें आपकी थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड आ जाती है। थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। इसमें आपकी और कौन सी फ्लूइड आ जाती है? इसमें आपकी डाइलेटेंट फ्लूइड आ जाती है। डाइलेटेंट फ्लूइड आ जाती है। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ फ्लूइड है। वो सारे फ्लूइड किस कैटेगरी में आएंगे? नॉन न्यूटोनियन में आएंगे। जब हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड बोल रहे हैं, तो वही एक टाइप का, सिंगल टाइप का फ्लूइड हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे, जो हमारे
सर इज़ैक न्यूटन के जनरल इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। कहने का मतलब ये है कि जनरल इक्वेशन हमारा क्या था, सर इज़ैक न्यूटन का जो जनरल इक्वेशन था सिर्फ उसी इक्वेशन को वेरीफाई करेगा, और वो जनरल इक्वेशन है हमारा टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। तो अब हम लोग फ्लूइड का जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग सर इज़ैक न्यूटन का जो जनरल इक्वेशन है उससे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, सिर्फ जनरल इक्वेशन से। तो सर इज़ैक न्यूटन ने जो फ्लूइड है ना, उस फ्लूइड के लिए एक जनरल इक्वेशन दिया था। जनरल इक्वेशन क्या है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई होल टू द पावर एन प्लस बी। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली में y इज इक्वल टू एम एक्स टू द पावर एन प्लस सी के फॉर्म में है। अगर आप पावर n कंसिडर ना करो तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लेकिन पावर की n, पावर में यहाँ जो n है वो n जब नॉट इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पर जो फ्लूइड है ना उसके लिए जो लाइन बनेगा, उसके लिए जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। वो किस तरह की लाइन होगी, वो कर्व होगी। तो यहाँ पर जो सर इज़ैक न्यूटन ने जनरल इक्वेशन दिया था, उस जनरल इक्वेशन में फ्लूइड जो है हमारी वो सारे टाइप के फ्लूइड को कवर करती है ना। तो चलिए इसी इक्वेशन को हम सबसे पहले लिखने की कोशिश करते हैं। किसके लिए, सबसे पहले हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं वन बाय वन, सारे सारे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे फ्लूइड हैं उसके लिए हम इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आइडियल फ्लूइड से। चलिए आइडियल फ्लूइड से स्टार्ट करते हैं। आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल यहाँ पर। यहाँ पर किस तरह की फ्लूइड होती है, जो फ्लूइड इस लाइन को फॉलो करती है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, आइडियल फ्लूइड। यहाँ पर जो हमारी इस लाइन को जो मटेरियल फॉलो करती है उसे हम क्या बुलाते हैं, उसे हम बुलाते हैं आइडियल सॉलिड। और आइडियल फ्लूइड और आइडियल सॉलिड दोनों में से कोई भी मटेरियल प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले हम इसी इक्वेशन को लिखते हैं किसके लिए, पॉइंट नंबर 1 करके, आइडियल आइडियल फ्लूइड के लिए। चलिए तो आइडियल फ्लूइड, ये जो आइडियल फ्लूइड के लिए हम लोग अगर इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पर आइडियल फ्लूइड के केस में हम लोग कितना भी वेलोसिटी ग्रेडियंट कर लें, यहाँ पर जो टाउ की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो 0 होती है। टाउ इज इक्वल टू 0 होती है, चाहे आप वेलोसिटी ग्रेडियंट को कितना भी बढ़ा लो, यानी कि डी यू बाई डी वाई को जितना भी आप इंक्रीज कर लो, यहाँ पर टाउ की वैल्यू में किसी तरह की चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलती है। सेकेंड जो हमारा टाइप ऑफ फ्लूइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड। आप देखिए हम लोग जस्ट ग्राफ से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यूटोनियन फ्लूइड वैसी फ्लूइड होगी, इस फ्लूइड के लिए जो n का वैल्यू है वो 1 होगा और b का वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगा। इस इक्वेशन में आप देखें यहाँ पर जो b है ना, ये b का वैल्यू क्या होने वाला है, b का वैल्यू 0 होने वाला है, और ये n का वैल्यू क्या होने वाला है, n का वैल्यू 1 होने वाला है। तो जब b का वैल्यू 0 हो और n का वैल्यू 1 हो तो आप समझ सकते हो कि हमारा इक्वेशन क्या बनेगा। हम लोग आसान तरीके से बोलेंगे कि हमारा इक्वेशन यहाँ पर कुछ अलग बनने वाला है। क्या बनने वाला है इक्वेशन, चलिए देख लेते हैं। तो इस न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जो हमारा इक्वेशन होगा वो टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई होगा। और इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए मैं पेन का कलर थोड़ा बदल लेता हूँ और आपको ये ग्राफ दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपको ये जो ग्राफ देखने के लिए मिलेगा ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, आप देख सकते हो, ये ग्रीन कलर का लाइन और ये ऑरेंज कलर के लाइन में। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर फ्लूइड की विस्कोसिटी कम होगी तो वहाँ पर आपका जो लाइन होगा उस लाइन के लिए जो एंगल होगा वो बहुत कम होगा। जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फ्लूइड के लिए जो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में एंगल की वैल्यू आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि हमने इस तरह हमने एक ग्राफ बनाया, हमने अलग अलग न्यूटोनियन फ्लूइड को कंसिडर कर लिया, है ना। हमारी न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या दिखाते हैं, वाई एक्सिस में हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं शेयर स्ट्रेस को, और यहाँ पे डिनोट करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट को। तो आपने अलग अलग तरह की फ्लूइड कंसिडर की है, आपकी फ्लूइड अलग अलग तरह की है, तो सारी की सारी न्यूटोनियन है मान लिया जाए। तो सबसे पहले आपको जो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए कुछ इस तरीके से लाइन देखने के लिए मिलेगा। चलिए मैं कुछ लाइन्स ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले। और लाइन अगर सीधा ना भी हो, स्ट्रेट ना हो, तो आप उसे स्ट्रेट कंसिडर करें। तो एक इस तरह की लाइन मैं बना लिया, एक दूसरी इस तरह की लाइन बना लिया,
तीसरी में इस तरह की लाइन बना लिया। तो जो भी फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी कम है, जो लेस विस्कस है, तो उस लेस विस्कस फ्लूइड के लिए हमें जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। अगर विस्कोसिटी कम है तो उसकी ग्राफ की एंगल की वैल्यू क्या होगी, डाउन होगी। इसका मतलब लो विस्कोसिटी, लो विस्कोसिटी। तो कभी अगर आपको इस तरीके से ग्राफ आ जाए और पूछे कि ये एक फ्लूइड है, दूसरा फ्लूइड के लिए जो लाइन बना है वो ये है, और तीसरा फ्लूइड जो है उसके लिए लाइन बना है ये है, तो इसमें सबसे लेस विस्कस कौन है? तो सबसे लेस विस्कस हमारा, जिसके लिए एंगल का वैल्यू सबसे कम होगा। और वैसी फ्लूइड जिसकी एंगल की वैल्यू सबसे ज्यादा आपको मिलेगी, वो क्या होगी, उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, उसकी विस्कोसिटी आपकी हाई होगी। तो हमने ग्राफ के फॉर्म में इस चीज को समझ लिया। तो ये सारा कैलकुलेशन हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? ये सारा कैलकुलेशन हम लोग अपने आईडी न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हम लोग लिख रहे हैं किसके लिए? ये सब कुछ हम लोग लिख रहे हैं न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। चलिए, फ्लूइड के हम लोग सेकंड टाइप को समझ लेते हैं, थर्ड टाइप को, सॉरी, फ्लूइड के थर्ड टाइप को। तो फ्लूइड का थर्ड टाइप हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? फ्लूइड का थर्ड टाइप जो हमें दिख रहा है, शेयर थिकनिंग फ्लूइड। शेयर थिकनिंग फ्लूइड हमें दिख रहा है। तो शेयर थिकनिंग फ्लूइड के लिए हम लोग जो है ग्राफ बना लेते हैं कि शेयर थिकनिंग फ्लूइड अगर होगी तो वहां पे हमें क्या ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हो वैसी फ्लूइड जिस फ्लूइड के लिए आपको यहाँ पर बी की वैल्यू 0 देखने के लिए मिल रही है और एन का वैल्यू आपको ग्रेटर देन 1 देखने के लिए मिलता है। तो जब कभी भी आपको बी की वैल्यू 0 मिले, एन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिले, तो वैसे फ्लूइड को हम लोग शेयर थिकनिंग फ्लूइड बोलेंगे। वैसे फ्लूइड को हम लोग क्या नेम करेंगे? शेयर थिकनिंग फ्लूइड नेम करेंगे। चलिए मैं ऐसे नोट डाउन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी नेक्स्ट टाइप की फ्लूइड क्या है? हमारी नेक्स्ट टाइप की फ्लूइड है शेयर थिकनिंग फ्लूइड। तो शेयर थिकनिंग फ्लूइड के लिए बी की वैल्यू क्या है? 0 है, लेकिन एन की वैल्यू जो है वो क्या है? वो हमेशा ग्रेटर देन 1 है। तो जब हमें इस तरह का कंडीशन देखने के लिए मिलेगा तो इसे हम लोग क्या बुलाएंगे? शेयर थिकनिंग बुलाएंगे, शेयर थिकनिंग। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में इसे हम लोग क्या बुलाएंगे? शेयर थिकनिंग, शेयर थिकनिंग फ्लूइड। तो ये शेयर थिकनिंग फ्लूइड हो गई। चलिए, शेयर थिकनिंग फ्लूइड के लिए हम लोग अपना जो ग्राफ है उसे हम लोग बना लेते हैं। इक्वेशन सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि अगर शेयर थिकनिंग फ्लूइड होगी तो इक्वेशन क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जनरल इक्वेशन क्या था? टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई होल के पावर में एन प्लस बी। तो हमने यहाँ पर देखा कि शेयर थिकनिंग फ्लूइड किस फ्लूइड को बोलेंगे? जिसके लिए बी की वैल्यू क्या हो? 0 हो। तो जब आप बी की वैल्यू 0 करेंगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा? आप इस इक्वेशन को चेक कर लो। इक्वेशन आपको ये मिलेगा कि म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई होल के पावर में एन, टाउ इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप लिख सकते हो इस इक्वेशन के आगे कि यहाँ पर जो आपकी n है वो ग्रेटर देन 1 है। n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो n की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगी तो वहां पर आपको शेयर थिकनिंग फ्लूइड देखने के लिए मिलेगा, शेयर थिकनिंग फ्लूइड। ठीक है, और इस शेयर थिकनिंग फ्लूइड को ही हम लोग डाइलेटेंट भी बुलाते हैं। हमने लास्ट टाइम बताया था आपको डाइलेटेंट फ्लूइड के बारे में। तो इसे हम लोग डाई, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो इसे हम लोग डाइलेटेंट भी बुलाते हैं। और अगर आपसे ये चीज़ पूछा जाए कि डाइलेटेंट फ्लूइड जो होगी उसके लिए हमारे पास कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, या किस तरह के फ्लूइड को हम लोग डाइलेटेंट फ्लूइड बोलेंगे, तो एग्जाम्पल आप यहाँ नोट कर सकते हो। डाइलेटेंट फ्लूइड का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी फ्लूइड है इसमें, कौन कौन सी फ्लूइड डाइलेटेंट फ्लूइड में आती है। तो सुगर विथ वाटर। तो पानी में जब आपने चीनी को मिला दिया है तो उस केस में जो वो जो फ्लूइड बनती है वो फ्लूइड एक्चुअली में आपकी कौन सी फ्लूइड होती है? वो डाइलेटेंट फ्लूइड होती है। या फिर आपने बहुत ज़्यादा सस्पेंडेड स्टार्च या फिर सैंड मिला दिया है, किसमें? बहुत फाइन सैंड विथ विथ वाटर। तो यहाँ पर भी जो आपकी फ्लूइड होगी वो क्या होगी? वो आपकी डाइलेटेंट कहलाएगी।
चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप के फ्लूइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इक्वेशन को आपको बस ध्यान रखना है, जो पिछला वाला इक्वेशन मैंने आपको बताया जनरल इक्वेशन, अगर वो जनरल इक्वेशन आपको याद है तो आप आराम से टाइप्स ऑफ फ्लूइड को देख सकते हो। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन था, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसी जनरल इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो 4 टाइप का फ्लूइड हमने यहाँ पर देखा। उसके लिए ग्राफ क्या था? उसके लिए ग्राफ हमारा ये वाला ग्राफ, आप ध्यान दें, ये वाले ग्राफ के बारे में बात हो रही है। तो ये वाले ग्राफ में हमने देखा कि हमारे पास b की वैल्यू जो है, हमारे पास जो b की वैल्यू है वो तो 0 है, लेकिन हमारे पास n की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। तो हम लोगों ने देखा अगर ऐसा कंडीशन होगा तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। 0 से स्टार्ट होगा यहाँ पर, लेकिन ये ग्राफ जो है ये इस तरीके से बनते हुए दिखेगा। तो अगर मान के चलें कि हमारी फ्लूइड इस तरीके की है, तो इसे इस तरह के फ्लूइड को हम लोग स्यूडो प्लास्टिक भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इस तरह के फ्लूइड को हम लोग क्या बुलाते हैं? PSEUDO, स्यूडो प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। और आप अगर इस स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड के लिए इक्वेशन को लिखने की कोशिश करो तो हम लोग चलिए नोट डाउन कर लेते हैं अपनी इक्वेशन को। हमने देखा था कि हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है? टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई होल के पावर में n प्लस बी। तो आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन में जो हमारे पास b की वैल्यू है वो क्या है? हमारे b की वैल्यू 0 है। तो हमारी जो जनरल इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई होल के पावर में n। लेकिन इस इक्वेशन में जो आपका n का वैल्यू होगा, जो आपका n का वैल्यू होगा वो लेस देन 1 होगा। तो अगर हम लोग इस तरह के फ्लूइड के लिए, जैसे हमने कहा स्यूडो प्लास्टिक, तो स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड के लिए अगर हम कुछ एग्जाम्पल लिख लें तो वो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो याद रहेगा। तो इस फ्लूइड का एग्जाम्पल क्या हो गया? इस फ्लूइड का एग्जाम्पल हो गया स्यूडो प्लास्टिक के लिए, इसमें आपको मिल्क आ जाता है ना। तो यहाँ पर चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं। मिल्क मिल्क किस तरह का फ्लूइड है? स्यूडो प्लास्टिक है। मिल्क के अलावा अगर आपका पेपर पल्प, जब आप ढेर सारे पेपर को क्या करते हो, ढेर सारे पेपर को आप बहुत ज़्यादा मिक्स कर देते हो पानी के साथ, तो वहाँ पर जो फ्लूइड बनता है उसे हम पेपर पल्प फ्लूइड बुला रहे हैं। इसके साथ आपका ब्लड, ब्लड भी आपका किस तरह का फ्लूइड है? ये भी आपका एक तरह का स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड है। ब्लड के बाद हम लोग नोट कर सकते हैं पेंट, पेंट। तो पेंट भी हमारा किस तरह का फ्लूइड है? ये भी हमारा स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड है। पेंट के अलावा आप कोई भी पॉलीमर सॉल्यूशन ले लो, कोई भी पॉलीमर सॉल्यूशन ले लो, तो ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है आपके स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड के। तो अभी आप ध्यान से देखोगे तो हमने जो फ्लूइड कवर किया, हमने बेसिकली, चलिए मैं पेन का कलर थोड़ा सा बदल लूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं। हमने यहाँ पर देखा सबसे पहले आइडियल फ्लूइड के बारे में हमने डिस्कशन किया। आइडियल फ्लूइड के बाद हमने न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में डिस्कशन किया, लो विस्कोसिटी वाला। फिर हाई विस्कोसिटी वाला न्यूटोनियन फ्लूइड हमने देखा। फिर हमने डाइलेटेंट यानी कि शेयर थिकनिंग देखा। इसके बाद हम लोग स्यूडो प्लास्टिक यानी कि ये वाला लाइन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे फ्लूइड के बारे में बात करेंगे जो फ्लूइड हमारा इनिशियली कुछ स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकता है। देखिए सबसे पहली बात है, हम लोग 5th नंबर ऑफ फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे जितने सारे फ्लूइड होंगे सबका नेचर थोड़ा सा अलग होगा। चलिए 5th नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो 5th नंबर में चाहे आप बात कर लो रियोपेक्टिक फ्लूइड के बारे, जैसे लिखा हुआ है रियोपेक्टिक फ्लूइड, या फिर आप लिख लो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड, या फिर आप एक और जो टाइप है फ्लूइड का उसके बारे में लिख लो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। तो इन सारे फ्लूइड में ना एक चीज कॉमन है, बिंगम प्लास्टिक। इन सारे फ्लूइड में एक चीज कॉमन है कि इन सारे फ्लूइड में हमें एक कॉमन चीज ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। और हमें ये समझना होगा कि जब b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोग जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं फिर से। टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई होल के पावर में n, होल के पावर में n प्लस बी। तो इस जनरल इक्वेशन में अगर ये कह दिया जाए आपको कि b जो टर्म है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट की किसी भी वैल्यू के लिए ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाता है, तो भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शेयर स्ट्रेस
बेयर होते हुए मिलेगा। इसका मतलब ये है कि फ्लूइड, इसका मतलब ये है कि जो भी फ्लूइड होगी ना, वो फ्लूइड आपकी एक इनिशियल इनिशियल शेयर स्ट्रेस को क्या करेगी, बियर करेगी। मतलब इनिशियली फ्लूइड डायरेक्टली आप ऐसे फोर्स लगाओ, आपने शेयर स्ट्रेस जनरेट हो गया तो आपकी फ्लूइड तुरंत से फ्लो करना शुरू नहीं करेगी, बल्कि शुरू में कुछ शेयर स्ट्रेस को वो बियर करेगी, उसके बाद फिर उसके अंदर फ्लूइड वाला नेचर देखने के लिए मिलेगा। और हमने यहाँ पर लिखा रियोपेक्टिक, थिक्सोट्रॉपिक, बिंगम प्लास्टिक। इन तीनों के लिए अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। हम लोग इधर शेयर स्ट्रेस को दिखाते हैं, इधर हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट को दिखाते हैं। तो तीनों के लिए ग्राफ हम लोग यहीं पर एक साथ देख लेते हैं। हम लोग पहले से जानते हैं कि जब n की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 हो तो ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। जब n की वैल्यू 1 हो तो ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिलेगा, और n की वैल्यू लेस देन 1 हो तो ये देखने के लिए मिलेगा। तो फ्लूइड का नाम यहाँ पर नोट कर लेते हैं ताकि ग्राफ में आपको ये हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। तो हमारी फ्लूइड रियोपेक्टिक होगी। कब रियोपेक्टिक होगी? इस केस में हमारी फ्लूइड थिक्सोट्रॉपिक होगी इस केस में। और ये वाला फ्लूइड कौन सा है? ये वाला फ्लूइड बिंगम प्लास्टिक है। ठीक है, तो अब इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही चलने वाला है। इक्वेशन कैसे चलने वाला है? हर केस में सारे के सारे जनरल इक्वेशन में जो बी की वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी, सिर्फ एन का वैल्यू बदलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख लेते हैं अपना जनरल इक्वेशन, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई प्लस बी। तो बी इस बार हर बार एग्जिस्ट कर रहा है, हर बार कहीं ना कहीं शेयर स्ट्रेस है, तो बी हमेशा रहेगा, बी हमेशा रहेगा। तो इसी इक्वेशन में जब आपकी n ग्रेटर देन 1 हो, n ग्रेटर देन 1 होगा तो फ्लूइड आपकी क्या होगी? रियोपेक्टिक होगी। जब n आपका इक्वल टू 1 होगा तो फ्लूइड आपकी क्या होगी? बिंघम प्लास्टिक होगी। और जब आपका n लेस देन 1 होगा तो यहीं पर आपकी फ्लूइड क्या होगी? आपकी थिक्सोट्रॉपिक होगी, थिक्सोट्रॉपिक होगी। तो इसी के बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल आप चाहो तो अच्छे से नोट्स जब आप बनाओ तो आप तीनों फ्लूइड को अलग अलग लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसे? हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले थिक्सोट्रॉपिक रियोपेक्टिक फ्लूइड का। रियोपेक्टिक फ्लूइड, इसके आगे मैं एग्जाम्पल नोट कर लूंगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लेंगे किसका? बिंघम बिंघम प्लास्टिक का। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल किसका ले लेंगे? इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे थिक्सोट्रॉपिक का, थिक्सोट्रॉपिक का। तो चलिए एग्जाम्पल को हम लोग नोट करते हैं वन बाय वन। एग्जाम्पल जनरली आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो फ्लूइड का जो नेचर है, फ्लूइड का जो बिहेवियर है, उसे स्टडी करने के बाद उसे किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में डाला जाता है कि वो फ्लूइड इक्वेशन के कौन से फॉर्मेट को फॉलो कर रही है। इसे समझने के बाद उसे किसी भी कैटेगरी में डाला जाता है। तो आप इसे डायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना ही पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि जो हम फ्लूइड बात कर रहे हैं वो किस तरह के फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग रियोपेक्टिक फ्लूइड के बारे में बात करेंगे तो कोई भी जिप्सम पेस्ट या फिर मशीन में यूज होने वाला लुब्रिकेंट, वो एक्चुअली में क्या है? वो आपकी रियोपेक्टिक फ्लूइड है, रियोपेक्टिक फ्लूइड है। अगर हम लोग बात करें अपने थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड के बारे में तो कोई भी इनेमल, कोई भी केचप, कोई भी इनेमल जो पेंट में इस्तेमाल होता है, कोई भी केचप, वो एक्चुअली में क्या है? वो आपकी थिक्सोट्रॉपिक कैटेगरी में आएगी। और जब हम लोग बात करेंगे बिंघम प्लास्टिक तो ये पूछा जाता है कई बार कि टूथपेस्ट किस तरह की फ्लूइड है, तो टूथपेस्ट आपकी बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड है। इसके साथ साथ आपको एक दो एग्जांपल और लिख लेना है, जैसे कि ड्रिलिंग मड, ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड है। तो हमने फ्लूइड को कैटेगराइज किया, यहाँ पर वापस से चलते हैं। हमने फ्लूइड को कैटेगराइज किया और फ्लूइड को कैटेगराइज करने के बाद हमने ढेर सारे फ्लूइड के बारे में पढ़ा। अब आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि इतने सारे फ्लूइड के बारे में पढ़ना है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें इतने सारे फ्लूइड के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें अपने पूरे के पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में पढ़ना है।
जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, जितनी भी आपकी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, उसकी स्टडी हम लोग अलग से करते हैं और उस स्टडी को क्या बोला जाता है? उस स्टडी को बोला जाता है रियोलॉजी। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी को हम लोग रियोलॉजी बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स में जितने भी फ्लूइड को स्टडी करेंगे वो फ्लूइड न्यूटोनियन कैटेगरी का होगा, ठीक है। और वाटर इज अ काइंड ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड, इट इज नॉट कंप्लीटली न्यूटोनियन, लेकिन यहाँ पर वाटर कहीं ना कहीं एक न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करती है। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको फिर से सब कुछ बहुत अच्छे से याद आ जाए। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स में। चलिए रिकॉल कर लेते हैं स्टार्टिंग से। हम लोग बात कर रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स में टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में, और टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में डिस्कस करते हुए हमने क्या किया? हमने सबसे पहले फ्लूइड के जो जनरल इक्वेशन है उसे हमने नोट डाउन किया। जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने कहा कि फ्लूइड या तो आइडियल होगी, या तो न्यूटोनियन होगी, या तो नॉन न्यूटोनियन होगी, या तो फिर हमारी नॉन न्यूटोनियन की फिर अलग अलग टाइप थी। वो सारे टाइप को हमने देखा कि बिंगम प्लास्टिक है, डायलेटेंट है, थिक्सोट्रॉपिक है, रियोपेक्टिक है, और सारे टाइप के फ्लूइड का एग्जाम्पल के साथ हमने उसे लिख करके समझने की कोशिश की। तो आपको टाइप्स ऑफ फ्लूइड में सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये आपको इसलिए भी बताया गया ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए ये याद रहे, और आप इसे कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसे नोट डाउन कर पाए। अब एक बेसिक बेसिक डेफिनेशन भी हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। आप चाहो तो ऑडियो को सुन करके भी चाहो तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। व्हाट इज आइडियल फ्लूइड? सबसे पहले हम लोग आइडियल फ्लूइड के बारे में बात कर लेते हैं। आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है? आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन में आपको नोट डाउन करना है कि अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल, अ फ्लूइड विच इज incompressible, incompressible and has no viscosity, and has no viscosity, ठीक है, and has no viscosity is called ideal fluid. A fluid which is incompressible and having no viscosity is called ideal fluid. A fluid which possesses some velocity, चलिए अब इसके बाद real fluid के बारे में लिख लेते हैं। real fluid, तो a fluid which possesses a viscosity, which possess viscosity and all in practice, all in practice मतलब ये सारे फ्लूइड क्या है? रियल फ्लूइड है, लाइफ में हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हम लोग रियल फ्लूइड बुलाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। उसे भी आप चाहो तो लिख सकते हो, न्यूटोनियन, न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड किस तरह की फ्लूइड हो जाएगी? अ फ्लूइड, और यू कैन से अ रियल फ्लूइड, a real fluid which has shear stress, which has shear stress directly proportional to shear strain, shear strain। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, आप इसे करेक्ट कर लेना। मिस्टेक ये हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन आपको नहीं लिखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन लिखना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, मतलब ऐसी कोई भी फ्लूइड जिसके लिए सीधा सीधा जो मेरा शेयर स्ट्रेस हो वो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो उसे हम लोग क्या बुलाएंगे? नॉन न्यूटोनियन बुलाएंगे। तो इसी तरीके से अगर हम नॉन न्यूटोनियन का एग्जाम्पल ले लें, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन सी फ्लूइड? वहां पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिख करके आपको क्या लिखना है? नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो सेम डेफिनेशन को आप कॉपी कर सकते हो, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? आपकी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने कुछ कुछ बेसिक डेफिनेशन को हमने समझा, कुछ कुछ बेसिक डेफिनेशन को हमने समझा, और हम लोग इसके बाद आगे कुछ और जो हमारी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग आगे समझेंगे। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सरफेस टेंशन के बारे में। हम लोग बात करेंगे सरफेस सरफेस
टेंशन के बारे में। तो सरफेस टेंशन के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज सरफेस टेंशन, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा इसे समझेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सरफेस टेंशन का मतलब आप लोग अभी तक क्या समझते हैं कि सरफेस टेंशन एक्चुअली में क्या होता है और फ्लूइड में सरफेस टेंशन कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमें सरफेस टेंशन समझ में आए। और एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक अपने पास एक कंटेनर रखते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या फिल्ड है, ढेर सारा फ्लूइड भरा हुआ है। इस कंटेनर में ढेर सारा फ्लूइड भरा हुआ है, कुछ इस तरीके से ढेर सारा फ्लूइड इसमें। तो अगर आप एक कंटेनर कंसिडर करोगे जिसमें ढेर सारा इस तरीके से फ्लूइड है, तो फ्लूइड यानी वाटर, एग्जाम्पल के तौर पे हम फ्लूइड, यहाँ पर फ्लूइड पानी को कंसिडर कर ले रहे हैं कि पानी हमारा इसके अंदर भरा हुआ है। तो इसका पानी का ढेर सारा मॉलिक्यूल होगा इसके अंदर, इस कंटेनर में पानी का ढेर सारा मॉलिक्यूल होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये पानी का मॉलिक्यूल एक्चुअली में करता क्या है, जब हम लोग एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करें, एक सिंगल मॉलिक्यूल को कंसिडर करें, किसके मॉलिक्यूल को, किसी भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल को, तो इस मॉलिक्यूल की एक टेंडेंसी होती है, इस मॉलिक्यूल की एक टेंडेंसी होती है। वो टेंडेंसी ये होती है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये अपने जैसे मॉलिक्यूल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और इसी मॉलिक्यूल की एक और टेंडेंसी होती है कि ये कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल जो है उसको भी क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब कि हमने कंसिडर किया कि ये किसकी मॉलिक्यूल है, ये वाटर की मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये भी वाटर की मॉलिक्यूल है। और ये क्या है, ये कोई भी अदर अदर सरफेस है या फिर कोई भी अदर मॉलिक्यूल यहाँ पर है अवेलेबल है। तो मॉलिक्यूल क्या करता है, मॉलिक्यूल अपने जैसे मॉलिक्यूल को भी अपने तरफ खींचता है और दूसरे मॉलिक्यूल को भी अपने तरफ खींचता है। तो जब एक कोई भी मॉलिक्यूल, किसी भी फ्लूइड का मॉलिक्यूल अपने जैसे मॉलिक्यूल को अपने तरफ खींचता है तो उसे हम लोग बुलाते हैं कोहेजन। और जब मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपने तरफ खींचता है तो उसे हम क्या बुलाते हैं, एडिशन। समझ आ गया होगा आपको मे बी, और नहीं समझ आया तो कुछ और एग्जांपल लेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कोहेजन और एडिशन का मतलब ये है कि मान के चलो कि आपने यहाँ पे फ्लूइड के तौर पे पानी को कंसिडर किया, तो पानी की जो मॉलिक्यूल है वो अपने जैसे पानी के दूसरे मॉलिक्यूल को जब अपने तरफ खींचे तो वहां पर दोनों के बीच में कोहेसिव फोर्स लगता है, यानी कि उस फोर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, कोहेजन बुलाते हैं। और जब वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल, चाहे वो सरफेस हो, सॉलिड सरफेस हो या कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल, उसको जब अपने तरफ खींचे, अट्रैक्ट करे, तो उसे हम लोग एडिशन बुलाते हैं। तो किसी भी फ्लूइड में, कोई भी जो फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड है, उस फ्लूइड में हमें कोहेजन भी देखने के लिए मिलता है और एडिशन भी देखने के लिए मिलता है। मतलब उस फ्लूइड के अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टी भी होती है और एडेसिव प्रॉपर्टी भी होती है। अब आपको एक चीज समझना है कि अगर फ्लूइड में कोहेजन ज़्यादा है और एडिशन कम है तो फ्लूइड एक अलग तरीके से बिहेव करेगा। अगर फ्लूइड में, एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर कोहेजन ज़्यादा है और एडिशन कम है तो फ्लूइड का बिहेवियर अलग होगा। अगर कोहेजन कम है और एडिशन ज़्यादा है तो उसमें फ्लूइड का बिहेवियर अलग होगा। और यहाँ पर आप चाहो तो नोट कर लो, हम लोग आने वाले जो क्लासेस हैं उसमें हम लोग इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, कि कोहेजन ज़्यादा हो तो क्या होगा, कोहेजन कम हो तो क्या होगा। लेकिन फिलहाल हमारे डिस्कशन का पार्ट क्या है कि हमारे पास एक कुछ इस तरह का कंटेनर था और इस कंटेनर में क्या था, फ्लूइड भरा हुआ था ढेर सारा, कुछ इस तरीके से फ्लूइड भरा हुआ था। और ये फ्लूइड कैसा बिहेव करता है, या सरफेस टेंशन एक्चुअली में होता क्या है। तो हमने यहाँ पर कहा कि फ्लूइड के मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारा मॉलिक्यूल है, तो ढेर सारा मॉलिक्यूल है तो ये बहुत सारा फोर्स इसमें चारों तरफ वर्क करेगा, ये सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से दूसरे मॉलिक्यूल भी क्या करेंगे, सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं जो, जब सारे डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगे तो वहां पर फोर्स क्या होता है, वहां पर बॉडी का मूवमेंट क्या होता है या किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट क्या होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता, वो स्टेबल कंडीशन में होता है। लेकिन कंसिडर करो कि कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर है, टॉप वाले सरफेस पर है, तो अंदर के तरफ तो कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा अंदर के तरफ सरफेस पर, लेकिन बाहर की तरफ यहाँ पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा। तो जब
सरफेस पे हम लोग मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं, सरफेस पे। तो सरफेस का जो मॉलिक्यूल होता है कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो सरफेस का मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को खींचता है और यहाँ पर इस सरफेस पर एक एक सरफेस पर एक टेंडेंसी जनरेट हो जाती है कि सरफेस अपने आप को ब्रेक नहीं करने दे। इस तरह की टेंडेंसी सरफेस की जनरेट होती है कि सरफेस अपने आप को ब्रेक ना करने दे, मतलब कहीं ना कहीं इस सरफेस पर एक टेंशन जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? टेंशन जनरेट होता है। और इसी टेंशन को हम लोग क्या बुलाते हैं? इसी टेंशन को हम लोग सरफेस टेंशन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? सरफेस टेंशन। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सरफेस टेंशन की डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में आपसे जनरली पूछी जाती है। सरफेस टेंशन, हम यहाँ पर सरफेस टेंशन की डेफिनेशन को लिख लेते हैं। चलिए, आप भी अपने कॉपी में साथ ही साथ नोट करते जाएं, ताकि एग्जाम के टाइम आपको वापस से वीडियो ना देखना पड़े। आप सिर्फ आराम से जस्ट अपने नोट्स को देख करके रिकॉल कर लें। तो यहाँ पर चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज it is defined as it is defined as the tensile force it is defined as the tensile force acting on the surface of a liquid in contact with a gas or on the surface of two immiscible liquid। ठीक है, आप इसके आगे नोट कर सकते हो, इसके आगे आप नोट कर सकते हो। इट इज ऑल्सो known as force per unit length of free surface। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन को हमने नोट कर लिया। और डेफिनेशन हमारा क्या बोलता है? डेफिनेशन हमारा ये बोलता है कि सरफेस टेंशन एक्चुअली में क्या है? एक तरह की टेंसाइल फोर्स है। कहाँ लगती है? सरफेस पर लगती है। किस तरह के सरफेस पर? किसी एक लिक्विड के सरफेस पर, जो किसी दूसरे सरफेस के साथ ओपन टू एयर हो, या फिर ओपन टू किसी दूसरे गैस हो, या फिर किसी इमिसिबल, दो इमिसिबल लिक्विड के बीच का सरफेस हो। कहने का मतलब यह है कि ऊपर जो लिक्विड है और जो नीचे लिक्विड है, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि आपके पास कंटेनर है, कंटेनर में हाफ में भरा है आपका वाटर और हाफ में भरा है केरोसिन। यहाँ पर हाफ में क्या भरा है? केरोसिन भरा है। तो इस दोनों के बीच की जो सरफेस है, इसे हम लोग क्या बुलाएंगे? इमिसिबल सरफेस बुलाएंगे। तो किसी भी इमिसिबल सरफेस पर जो टेंशन एक्ट करती है, उस टेंशन को हम लोग क्या बुलाते हैं? सरफेस टेंशन बुलाते हैं। और सरफेस टेंशन को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? सरफेस टेंशन को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स फोर्स बाई लेंथ। तो फोर्स बाई लेंथ को हम लोग क्या बुलाते हैं? सिग्मा बुलाते हैं। और ये सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन है। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी एसआई यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया सरफेस टेंशन के बारे में कि सरफेस टेंशन हमारा क्या होता है, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या होती है। इसे हम लोगों ने समझा भी कि सरफेस टेंशन एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और अगला इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जो समझना है, वहाँ पर हम लोग बात करेंगे कैपिलैरिटी के बारे में। कैपिलैरिटी, तो कैपिलैरिटी भी एक फ्लूइड की टेंडेंसी है, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं
कैपिलैरिटी को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने पास एक कंटेनर कंसिडर करते हैं। कंटेनर कैसा है हमारा, कंटेनर बिल्कुल कुछ इस तरीके का कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने क्या किया, हमने एक फ्लूइड को फिल कर दिया है। हमने इस कंटेनर में क्या किया, चलिए इंक का कलर थोड़ा सा चेंज कर ले। इस कंटेनर में हमने किसी भी फ्लूइड को इस तरीके से रख लिया, ठीक है, इस तरीके से किसी भी फ्लूइड को रख लिया। अब जब आप इस कंटेनर में किसी भी फ्लूइड को रखते हो तो यहाँ पर दो अलग अलग केस हो सकता है। तो पहला केस क्या है, पहला केस यह है कि जब आप इसमें किसी एक स्मॉल डाया के पाइप को इंटर करते हो, किसी एक स्मॉल डाया के पाइप को इस कंटेनर में क्या करते हो, ऐसे करके डालते हो, तो होता यह है स्मॉल डाया के पाइप को डालने के बाद कि फ्लूइड जो है वो ऊपर चली जाती है इस पाइप के ऊपर। मतलब कि फ्लूइड का जो जनरल लेवल है, जनरल लेवल कौन सा है, ये वाला है ना। तो इससे कहीं ना कहीं एक हाइट फ्लूइड पाइप में एक्स्ट्रा गेन कर लेती है, और इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या देखते हैं कि हमने हमारा कोई एक फ्लूइड लिया, हमने कुछ इस तरीके से, हमने कुछ इस तरीके का एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने एक दूसरा फ्लूइड भरा। याद रखना है ये कौन सा है, ये फ्लूइड ए है। हमने इसमें क्या किया, हमने कोई दूसरा फ्लूइड इस तरीके से भरा, इस तरीके से, ठीक है। और भरने के बाद वापस से हमने क्या किया, वापस से इसमें हमने कोई किसी एक पाइप को एंटर किया, बहुत ही स्मॉल डाया के एक पाइप को एंटर कर दिया कुछ इस तरीके से। तो स्मॉल डाया के पाइप को एंटर करने के बाद हुआ ये कि आपकी जो लेवल है, किसकी लेवल है, फ्लूइड की लेवल, वो क्या हो गई, पाइप में नीचे चली गई, पाइप में नीचे चली गई। कहने का मतलब ये है कि फ्लूइड का जनरल लेवल कितना है, यहाँ है, और पाइप में जो फ्लूइड की लेवल है वो कैसे हो गई, वो कहीं नीचे चली गई। तो यहाँ पर जो पाइप में लेवल नीचे चली गई, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग बुलाते हैं कैपिलरी फॉल। तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल को तो हमने देख लिया, लेकिन कैपिलरी राइज कब देखने के लिए मिलेगा और कैपिलरी फॉल देखने के लिए कब मिलेगा, इसके बारे में हम लोग अभी बात कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपिलरी के डेफिनेशन के साथ। तो नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग डेफिनेशन को, ताकि डेफिनेशन आप लिख पाओ एग्जाम में। सो लिख सकते हैं आप, राइज और fall of liquid when small diameter tube is immersed in a container is known as कैपिलैरिटी। ओके, तो जब कभी भी हम लोगों को, हमने फ्लूइड का एक कंटेनर लिया, उसमें हमने फ्लूइड को रखा, और फ्लूइड को रखने के बाद हमें उसमें क्या देखने के लिए मिला, हमें उसमें फ्लूइड के जो डेप्थ है, लिक्विड का जो डेप्थ है, उसमें हमें राइज या फॉल देखने के लिए मिला, तो उसे हम लोग क्या बुलाते हैं, उसे हम लोग कैपिलैरिटी बुलाते हैं। तो कैपिलरी राइज होगा, हमने देखा यहाँ पर कैपिलरी राइज हो रहा है, हम यहाँ पे हमने क्या देखा कि कैपिलरी फॉल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कैपिलरी, आप नोट डाउन कर सकते हो इसे भी, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लिक्विड, depends upon the type of liquid stored in container, stored in container। तो इस कंटेनर में हमने जिस तरह के लिक्विड को रखा है उस पर डिपेंड करेगा कि कैपिलरी राइज होगा या कैपिलरी फॉल होगा। याद करो, हमने पिछले वाले स्लाइड में डिस्कशन किया था कि एक फ्लूइड के अंदर ना, कोई भी एक फ्लूइड है तो उस फ्लूइड के अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है, कोहेसिव प्रॉपर्टी भी होती है और एडहेसिव प्रॉपर्टी भी होती है। कोहेसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कोहेसिव प्रॉपर्टी के मतलब अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ चिपकना, और एडहेसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करना।
तो जब कभी भी किसी भी फ्लूइड में, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो उस चीज को। चलिए मैं लिख देता हूं, व्हेन कोहेजन when cohesion is more than adhesion, कोहेजन इज मोर देन एडिशन, जब कोहेजन ज्यादा है और एडिशन कम है, मतलब खुद के जैसे मॉलिक्यूल के साथ चिपकने की टेंडेंसी ज्यादा है और दूसरे वाले मॉलिक्यूल के साथ स्टिक करने की टेंडेंसी कम है, तो वहां पर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, वहां पर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कैपिलरी फॉल। ठीक है। और जब हम लोग ऐसा फ्लूइड देखेंगे जिसके लिए जो कोहेजन है वो कम है और जो हमारा एडिशन है वो क्या है, ज़्यादा है, तो उस केस में हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, उस केस में हम लोग कैपिलरी राइज नोट करेंगे, कैपिलरी राइज नोट करेंगे। और इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल हम लोग एक लिख लेते हैं, अगर हम लोग मरकरी लें, अगर हम लोग मरकरी लें और मरकरी में कुछ इस तरीके के पाइप को एंटर करें, तो वहां पर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, कैपिलरी फॉल देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब हम लोग मरकरी की जगह वाटर लें, तो वाटर के केस में हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, कैपिलरी राइज देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि मरकरी के लिए जो कोहेजन है वो ज्यादा है और एडिशन क्या होता है, कम होता है, जबकि वाटर के लिए एडिशन ज्यादा होता है और कोहेजन कम होता है। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और आप चाहो तो नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसके बारे में भी आने वाले टाइम में चर्चा करेंगे कि मरकरी को ना हम लोग, ये जो मरकरी है, इस मरकरी को हम लोग बुलाते हैं नॉन वेटिंग फ्लूइड। क्या बुलाते हैं? नॉन वेटिंग, नॉन वेटिंग फ्लूइड। और जब हमारा वाटर है, उस वाटर को हम लोग क्या बुलाते हैं, वेटिंग फ्लूइड, वेटिंग फ्लूइड। क्योंकि पानी किसी भी सरफेस पे अगर टच हो तो वो उस सरफेस को क्या देता है, भिगा देता है, जबकि मरकरी उस जिस सरफेस के साथ टच होती है उसे वो भिगोती नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसे वेटिंग फ्लूइड और नॉन वेटिंग फ्लूइड के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बाद एक हम लोग छोटा सा एक हमारा डेराइवेशन है, उस डेराइवेशन को हम लोग कवर कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डेराइवेशन हमारे पास क्या है, चलो हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेराइवेशन। डेराइवेशन किसके लिए डेराइवेशन हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग डेराइवेशन देखने वाले हैं यहाँ पर, आप नोट कर लो, डेराइवेशन हम लोग देखने वाले हैं एक्सप्रेशन के लिए। किसके एक्सप्रेशन के लिए? एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल। तो कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल के लिए हम लोग दोनों के लिए देख लेंगे, एक छोटा सा डेराइवेशन है, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो हम लोग तुरंत से इसको लिख लेते हैं। कैपिलरी राइज का पहला केस देखते हैं। तो पहला केस किसका देखते हैं, राइज का, कैपिलरी राइज का। तो राइज के केस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि आपने कंटेनर लिया और उस कंटेनर में आपने फ्लूइड को फिल करके रखा है, इस तरीके से आपने फ्लूइड को फिल करके रखा है और आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक कंटेनर लिया कुछ इस तरीके से, एक ट्यूब, आपने स्मॉल डाया की ट्यूब को आपने इसमें एंटर किया। तो जैसे आप स्मॉल डाया के ट्यूब को एंटर करते हो, फ्लूइड आपको ऊपर चढ़ते हुए दिख जाता है। ठीक है। और इसी वाले हाइट को हम लोग किससे दिखाते हैं, एच से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर एच इज इक्वल टू क्या है, एच इज इक्वल टू कैपिलरी राइज है, कैपिलरी राइज है। तो इसी कैपिलरी राइज के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो अपनी डेराइवेशन है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, कुछ कुछ चीजें हमें माननी होगी। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं लेट, लेट करके हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डाया को कंसिडर कर लेते हैं। रो, आप रो लिख लो, रो इज क्या है, रो इज इक्वल टू क्या है, रो इज इक्वल टू क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इसके साथ आप क्या लिख सकते हो, डी आपकी क्या है, डी आपकी
डायामीटर ऑफ ट्यूब। इसके साथ और क्या है, इसके साथ आप लिख सकते हो सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था, सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड, सरफेस टेंशन फ्लूइड के लिए। और इसके साथ हमने यहाँ पर लिख लिया कि एच क्या है, एच क्या है आपकी कैपिलरी राइज है। तो हमने कुछ कुछ चीज़ों को मान लिया और अब हम लोग अपने डेरिवेशन को आगे की तरफ ले जाते हैं। उससे पहले एक छोटा सा चीज़ आपको समझना होगा। हम लोग यहाँ पर पहले नोट करते हैं फोर, चलिए ये एक अलग हिस्सा हो गया, फोर फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है, पहले आप ये समझो, कंडीशन दिया फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये है, आप ऐसे समझो कि जब कभी भी हम लोग इस तरीके से ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं ना, हम लोग ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर राइज हो रहा है, फ्लूइड का राइज देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये फ्लूइड बहते 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 बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ एक राइज लेने के बाद, कुछ एक राइज लेने के बाद ये फ्लूइड रुक जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं एक हाइट मिलेगी और फ्लूइड स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल कंडीशन में फ्लूइड कैसे है, फ्लूइड इक्विलिब्रियम स्टेट में। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये है, आप ये समझो कि यहां पर जो फ्लूइड की राइज आपको देखने के लिए मिल रही है, ये राइज, तो इस फ्लूइड का अपना एक क्या है, अपना एक वेट है। इस फ्लूइड का अपना एक क्या है, वेट है। और ये वेट कहाँ लग रहा है, ये वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली अगर फ्लूइड का अपना एक वेट है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्लूइड को क्या करना चाहिए, फ्लूइड को नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन इस सरफेस पर ध्यान देना, यहाँ पर एक सर्कुलर सरफेस होगी है ना, सर्कुलर, इस सर्कुलर सरफेस पर एक सरफेस टेंशन भी लग रहा है। क्या लग रहा है, सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस टेंशन क्या करेगा, फ्लूइड को रोक करके रखेगा, नीचे नहीं आने देगा। तो अगर फ्लूइड स्टेबल हो गई, कहने का मतलब है ये जो फ्लूइड की हाइट है ये ऊपर आके स्टेबल हो गई, तो सरफेस टेंशन और वेट क्या होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। ओके, तो चलिए ये तो हमने देख लिया, लेकिन थोड़ा सा इसे और समझो। और अगर हम लोग पाइप को जूम करके देखें, पाइप को क्या करें, हम जूम करके देखें, तो इस पाइप के अंदर जो लिक्विड होती है ना, वो एक तरह की कनकेव सरफेस बनाती है, कुछ इस तरीके से कनकेव सरफेस बनाती है, कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पर क्या होता है, ये जो राइज है फ्लूइड का, ये जो राइज है, ये राइज क्या करता है, कनकेव सरफेस बनाता है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर की तरफ होता है। मतलब जैसा सरफेस एंगल बना रहा है, उसी एंगल पर ये फोर्स ऊपर की डायरेक्शन पे कुछ इस तरीके से लगता है, उसी एंगल पर यहाँ पर ये फोर्स लगता है, और इसकी इस एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सरफेस टेंशन के चलते हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पर क्या एक फोर्स लगेगा, यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, किसके चलते, सरफेस टेंशन के चलते। तो इसी फोर्स, इसी सरफेस टेंशन के चलते जो फोर्स लग रहा है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। यही फोर्स जो है वाटर को नीचे नहीं आने देता, मतलब ये जो पानी है, इस पानी का जो अपना वेट है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी वेट लग रहा है, उस वेट के चलते नीचे नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जो वेट ऑफ फ्लूइड होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड जो होगी आपकी, वो बराबर होगी किसके, किसके बराबर होगी, फोर्स, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो चलिए इस छोटे से एलिमेंट का वेट हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस छोटे से एलिमेंट का वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, आप ऐसे समझो। तो वेट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि वेट डेंसिटी के फॉर्म में हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, या डेंसिटी के फॉर्म में लिखते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर आप मास निकालना चाहोगे, यहाँ से आप ध्यान से देखना, अगर आप मास निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और अगर आप वेट निकालना चाहोगे तो आप इसी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जी से मल्टीप्लाई कर दोगे, सही है ना।
तो आपने यहाँ पर रो इंटू वी जो लिखा, इसी रो वी को, ये क्या है एक्चुअली में, ये आपका मास है। लेकिन जब आप वेट निकालना चाहोगे तो क्या लिखोगे, रो इंटू वी इंटू जी। ये आपका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। किसका, वेट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा लिखने की कोशिश करते हैं। आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि एक बार अगर आपको समझ आ गया तो दोबारा से आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लाइफ टाइम आपको ये चीज़ अच्छे से याद रहेगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि वेट ऑफ फ्लूइड किसके बराबर होगी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब इसकी वॉल्यूम कितनी है, इसकी हाइट कितनी है भाई, इसकी हाइट h है, इसका डाया कितना है, हमने d माना। तो अगर हम लोग इसके सरफेस एरिया को लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा, पाई/4 इंटू डी का स्क्वायर, और हाइट कितनी है h, तो क्या नहीं मिल गया आपको, वॉल्यूम मिल गया इसका, इसका आपको वॉल्यूम मिल गया। इसी को जब आप g से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसी को जब आप मल्टीप्लाइड कर दोगे जी के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका वेट मिल जाएगा। और हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं कि सरफेस टेंशन के चलते जो फोर्स लग रहा है ना, हमने देखा था, याद करो आप, थोड़ी देर पहले हमने देखा था सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई लेंथ। सरफेस टेंशन में हमने देखा था, सही है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए फोर्स कितना लग रहा है यहाँ से, तो आप ये बोल सकते हो कि फोर्स जो लगेगा वो सिग्मा इंटू लेंथ के बराबर लगेगा। और लेंथ मतलब क्या, लेंथ मतलब यहाँ पर जो पेरीमीटर है ना, यही क्या वर्क करेगा, द लेंथ वर्क करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सिग्मा इंटू लेंथ की जगह क्या लिखोगे आप, लेंथ की जगह आप लिखोगे 2πr, 2πr, या फिर आप पाई डी भी लिख लो। तो चलिए मैंने यहाँ पे 2πr लिख लिया, या फिर आप इसे पाई डी कर लो, तो कट करने में आपको आसानी होगी, कट करने में आसानी होगी। चलिए मैं यहाँ पर पाई डी कर लेता हूँ। लेंथ आपकी कितनी हो गई, पेरीमीटर के बराबर, और पेरीमीटर कितनी है, डी के बराबर है, तो पाई इंटू डी। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक्चुअली में अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा है फोर्स, लेकिन ये फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स यहाँ पर थीटा एंगल के साथ लग रहा है। और अगर आप फोर्स जो है वर्टिकल डायरेक्शन में निकालना चाहो, यहाँ पे फोर्स निकालना चाहो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, क्या, कॉस थीटा। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इसका जो टोटल वेट नीचे लग रहा है इसको इक्वेट करना है ऊपर लगने वाले फोर्स के साथ। तो हमने यहाँ जो लिखा पाई डी, ये एक्चुअली में क्या है, सॉरी सिग्मा इंटू डी, ये क्या है, फोर्स है। लेकिन फोर्स का कौन सा कॉम्पोनेंट है, इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स का कॉम्पोनेंट है, इस डायरेक्शन में। ऊपर में कॉम्पोनेंट कितना होगा, सिग्मा इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो जब आप इसे कट करोगे, मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ पे डी कट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अगर आप h की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो h इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई में आपका क्या चला जाएगा, सिग्मा, ये जो सिग्मा है, ये जो रो है आपका नीचे चला जाएगा, ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर आपका d जो एक बच गया था वो d यहाँ पर आ जाएगा, और g जो बच गया था वो यहाँ पर आ जाएगा। तो कैपिलरी राइज का यहाँ पर इक्वेशन क्या हो गया, h इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी डी, या रो डी जी। ये कैपिलरी राइज का इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया। कैपिलरी फॉल के लिए भी हमें डेरिवेशन सेम फॉर्मेट में करना है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में। तो आप बिल्कुल इसी फॉर्मेट में अपने डेरिवेशन को उतारना। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पर ये एक्चुअली में कैपिलरी फॉल के केस में कैसा होता है। तो कैपिलरी फॉल में भी आपके यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपने कंटेनर को रखना है। आपने कंटेनर कंसिडर कर लिया, कंटेनर के बाद आपको क्या करना है, कंटेनर के बाद आप इस कंटेनर में किसी एक पाइप को एंटर कर लोगे, कुछ इस तरीके की पाइप। और होता यह है कैपिलरी फॉल में कि यहाँ पर आपको एक डेप्थ देखने के लिए मिल जाता है। एक वाटर जो है इसके अंदर क्या हो जाती है, एक डीप लो ले लेती है, कुछ इस तरीके से एक लो ले लेती है वाटर। और लो लेने के बाद यहाँ पर ये जो गैप होता है, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, कैपिलरी फॉल बुलाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ये करना है कि यहाँ पर एक जो वाटर जो है नीचे चला गया, कितना वाटर नीचे चला गया, ये सारा वाटर नीचे चला गया। तो ये वाटर क्या करेगा,
इस केस में एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर आना चाहेगा वाटर, है ना, तो क्या कहीं ना कहीं एक फोर्स लगेगा। उसी तरीके से सरफेस टेंशन के चलते एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, उसी के पिछले वाले का जस्ट उल्टा। यहां पर भी आपको इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही मिलेगी। कैसे मिलेगी? एफ एस कॉस थीटा जो होगा वो आपका बराबर होगा किसके बराबर? पी इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर के बराबर। तो इसी ही जब आप इक्वेट करोगे, या फिर आप पिछला वाला फॉर्मेट में ही लिख सकते हो, वो ज्यादा आसान होगा आपके लिए समझने में, कि यहाँ पर जो आपका पिछले वाले की तरह यहाँ पर जो आपका वेट होगा वो किसके बराबर होने वाला है? वेट आपका सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर होने वाला है, सरफेस टेंशन फोर्स। और वेट आपका कितना हो जाएगा? वेट आपके पिछले बार की तरह हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। और आपका जो सरफेस टेंशन है वो कितना हो जाएगा? वो सिग्मा इंटू पाई इंटू डी इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फोर्स कहाँ लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। आपको क्या करना है? फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। तो इसके लिए हमने कॉस थीटा, यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा, यहाँ पर एक इशू हो गया, आप इसे चाहो तो करेक्ट कर लो, कि यहाँ पर जो सरफेस बनता है ना, वो सरफेस कॉनकेव होता है, कुछ इस तरीके का कॉनकेव सरफेस होता है। तो कॉनकेव सरफेस है, तो यहाँ पर फोर्स एक्चुअली में आपकी सरफेस टेंशन वाली फोर्स यहाँ लग रही है, ये एंगल थीटा है। आपको कहाँ कैलकुलेट करना है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है। तो हमने इसीलिए यहाँ पे कॉस थीटा ले लिया। इसे भी जब आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन सेम आएगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी डी। ये इक्वेशन यहाँ भी सेम आएगा। तो आपकी कैपिलरी राइज हो या कैपिलरी फॉल हो, दोनों के केस में इक्वेशन बिल्कुल सेम आने वाला है। आपको जस्ट इक्वेशन याद रखना है। तो हमने यहाँ तक अभी तक बात कर लिया कैपिलरी राइज फॉल के बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में, और साथ ही साथ हमने बात कर लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में। आने वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट सेक्शंस, अलग अलग तरह के सेक्शंस होते हैं, तो उस सेक्शंस पे जो हमारा सरफेस टेंशन लगता है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, या फिर हम लोग इंटरनल प्रेशर के बारे में बात करेंगे। इंटरनल प्रेशर इन डिफरेंट वेसल, इसके बारे में हम लोग आने वाले नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यहाँ तक में अगर आपको वीडियो में किसी भी तरह की कोई डाउट हो, कुछ अगर आपको परेशानी हो, तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हो, ताकि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो बनाया जा सके, ताकि आपकी कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और जैसे ही हम लोग अपने एक चैप्टर को, कोई भी एक फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो इसका एक रिवीजन वीडियो हम लोग ले आएंगे, ताकि जो आपने पढ़ा उसे आप शॉर्ट में बहुत अच्छे से रिवाइज कर सको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।